हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। वह जैसे ही गार्डन में आई, सफूरा बेगम उसे गुस्सा देकर लब पीच कर रह गई। वो मैडम चेंज कर आई थी। स्किन शॉर्ट फ्रॉक, नीचे ब्लैक जीन्स पहन कर आई थी। रहमान साहब उसे थमते स्टेज पर ले आए। वो हैरत से उन्हें देखती हुई आहान को देखने लगी, जो तंजिया मुस्कान से उसका होंठ बना हुआ चेहरा देख रहा था। हर्ट को खतरे की घंटियां कहीं आसपास बजती हुई महसूस हुई। अटेंशन एवरीबॉडी। रहमान साहब की ऊंची आवाज पर सब उनकी तरफ मतवज्जो हुए। मैं यहाँ आज एक अनाउंस करना चाहता हूँ अपनी इकलौती बेटी के बारे में। हर्ट ने उन्हें चौंका देखा। मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी मुनव्वर शराजी के बेटे एहान शराजी से तय करता हूँ। हम अपनी रिश्तेदारी और मजबूत करने जा रहे हैं। आज हम इंगेजमेंट की एक छोटी सी रस्म करेंगे। आज आप सब लोगों की मौजूदगी में। मुनव्वर साहब ने उनके सेकंड कजन थे। मिसेस मुनव्वर ने मुंह बनाते हुए पर्स से अंगूठी निकाल कर आहान को पकड़ाई और आहान ने रिंग थाम कर हर्ट की तरफ हाथ बढ़ाया, जो परेशानी से सामने खड़े वेटर के लिबास में से देख रही थी। हर्ट, हाथ आगे बढ़ाओ। सफूरा बेगम ने हर्ट को टोका। हर्ट ने आहान के हाथ में रिंग देखी और फिर अगले ही पल उसकी तरफ बढ़ा दिया। आहान ने हाथ थामा ही था कि जब हर्ट लहरा कर नीचे गिरी थी। आहान समेत सबने शौक से नीचे गिरी बेहोश हुई हर्ट को देखा। सब परेशान से हर्ट के इर्द गिर्द हुए थे। दूर खड़ा बेटा मुस्कुराया था। हर्ट पास हो गई थी इस इम्तिहान में। वो उल्टे कदम चलता हुआ वहां से निकल गया। अनादर हर्ट को उठाता हुआ अंदर लाया था और हिमार साहब ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर के जिक्र पर हाथ में सब्र से घूंट पड़े। अनादर बेटा, उसे उठाकर कमरे में लेकर चलो। थोड़ी देर में डॉक्टर छोटा सा बैग पकड़े हमूद की हमराही में अंदर आए। हर्ट उस मास्क का कोर्स कराई की थी। अब सब बाहर जाए, मुझे चेक करना है उन्हें। लेडी डॉक्टर ने सबको उसकी ईद के देख कर सबको मुखातब किया था। सब साथ हिलाते हुए बाहर निकल गए और सफूरा परेशानी इसकी पेशानी चूमती बाहर निकल गई। अब आंखें खोल सकती है, मुझे सर ने भेजा है। डॉक्टर की मुस्कुराती हुई आवाज पर उसे झट से आंखें खोली और हर्ट ने हैरत से डॉक्टर को देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सच में बेहोश हुई थी, अभी होश में आई हूँ। बात सुनो, बाहर जाकर सबसे कहना कि हर्ट बेहोश हो गई थी। उसे टेंशन वगैरह से दूर रखा करें और उसकी हर बात माना करें। मैम, मेरे साथ जे ने भेजा है, उन्होंने मुझे समझा दिया था जो कहना है बाहर। हार्ट ने घूर कर उस डॉक्टर को देखा। हाँ ठीक है, लेकिन ये जरूर कहना उन्हें कि टेंशन से दूर रखा करें, उसकी बातें भी माना करें, वरना मुक्का मार कर तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। और हार्ट ने धमकी देना फर्ज समझा, जबकि डॉक्टर से घूर कर देखा। डॉक्टर ने बाहर जाकर सबको रिलैक्स कर दिया था कि बीपी लो हो गया है, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। इस पर रहमान, सफूरा और मिठा ने शुक्र का कलमा पड़ा। आज हनादर और मिर्रा की बारात थी। मम्मा, कौन सा ड्रेस पहनो? वो सफूरा के पास आती हुई मुंह बुसोकर बोली, ये वाला ड्रेस नहीं, ये वाला पहन लो। मैं अपने माल से खरीद कर लाई हूँ अपनी बेटी के लिए, और ये आप आसानी से कैरी भी कर सकती हैं। सफूरा पैकेट से एक ड्रेस निकालती उसे बोली, मम्मा, मैं आपके कहने पर यह पहन लेती हूँ, लेकिन अगर गिर गई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। वो मुंह बुसोकर कहती हुई ड्रेस लेकर वॉशरूम में घुस गई। चिट्टा, यही फर्ज कर रहे हो तुम मेरे बाद उसकी? जजेल उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता हुआ गुस्से से बोला। वो बकवास बंद करो इडियट। वो गुस्से से बोला, आइंदा अगर से कोई भी खरूश भी आए तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके सामने खड़े वजूद को गुस्से से वार्निंग दी थी, जिस पर सामने खड़े वजूद ने मुंह बसोड़ा। रॉबिन ठडर का वहीं पर रुका जो सामने से चली आ रही थी। वो टी पिंक शरारे के ऊपर घुटनों तक आती हुई सी ग्रीन मोती के काम वाली शर्ट पहने हुए, जिसके बाजू कोने तक थे, और बालों की पीछे सादा से पोनी बनाए बिना किसी मेकअप के और ज्वेलरी की अच्छी लगी थी। वो दोनों हाथों में बार बार कर चूड़ियों वाले डाले हुए थे, बस यही उसका गहना था। कैसी लग रही हो? उसके सामने घूमती हुई बोली, पूरी जोकर। रॉबन हंसी दबाता हुआ बोला, तुम हो गए जोकर और वो तुम्हारी मेकी हो गई जोकर, जो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान है। वो गुस्से से बोले। रॉबर्ट ने इसकी चलती हुई जुबान को घूरा। वैसे ये सैंडल कहाँ से लिए? रॉबर्ट ने उसके खोज से गुस्से को देते हुए इश्तियाक से पूछा। चाहिए तो ले लो, आई डोंट माइंड। वो तंज से बोले। तुम्हारे पास माइंड होगा तो माइंड करोगी ना डियर डार्लिंग। वैसे ये मैं अपने लिए नहीं, मैं के लिए पूछ रहा हूँ। उसे गिफ्ट करूंगा। तुम आज पहन कर उतार कर अच्छी तरह साफ करके मुझे दे देना, मैं महक को गिफ्ट कर दूंगा। रॉबिन ने मोबाइल पर आते हुए मैसेज का जवाब देते हुए हर्ट से कहा, मेरी जूती तुम्हें साफ कर देती है। मेरा दिल करता है कि तुम्हारी मेकी को भूत वाले बंगले में छोड़ दो। वैसे बात सुनो, मैं हरगिज तुम्हारी शादी उस लक्की बंदरी से नहीं होने दूंगी। वो गुस्से से नाक चढ़ाकर बोली। रॉबर्ट ने इसको घूरा। क्यों, पसंद आ गया मैं तुम्हें? रॉबर्ट ने शरारत से पूछा। अरे शक्ल देखो अपनी, क्या सूट करते तुम हर्ट रहमान के साथ? हर्ट ने फहर से गर्दन कराकर उसे आईना दिखाना चाहा और रॉबर्ट ने जोर से उसकी पोनी खींची, फिर पोनी खींच कर रुका नहीं गया था। पता था ना कि हर्ट से पीटेगा, इसलिए भाग गया, डरपोक कहेगा। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई दुल्हन वाले रूम की तरफ आई। वाह वाह यार, क्या लग रही हो? हद ने मीरा की ब्लाइन लेते हुए कहा, जो वाकई बहुत ही खूबसूरत लगे थे।
रेड लहंगे में रेडी डार्क लिपस्टिक हैवी मेकअप से वो वाकई पहचानी नहीं जा रही थी और हर दिल बहुत ही घबरा रहा है यार। मीरा परेशानी से बोली, क्यों घबरा रहा है यार? चिल करो, बारात तो वैसे भी आने वाली है। तुम्हारे गंजे दुल्हन ने वो पहनी होगी ना जो दूल्हा साहब पहनते हैं, पगड़ी। कहना चाह रही तुम शायद। मेरा मुझे दिल से बोले, हाँ वही। हरधन आधे घंटे बाद डॉक्टर जुबैर के घर वालों का फोन आ गया था कि वो नहीं आएंगे और डॉक्टर जुबैर उन्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी कर चुके थे और घर से गायब थे। यहाँ पर सारे खानदान में बिल्ली बनकर गिरी थे। सब परेशान हो गए थे, अब कौन करेगा शादी मेरी बेटी से? आलिया बेगम रोते हुए बोले। हर दुखी दिल से मीरा को देख रही थी जो स्पार्श चेहरे से बुत बनी बैठी हुई थी। वो लब पीछे सबको रोता हुआ देखने लगे। ये सब रो क्यों रहे हैं? राबन उसके करीब आता हुआ हैरत से बोला, टाटा जुबैर के घर वाले बारात लेकर नहीं आएंगे, वो भाग गया है बास्टर्ड इंसान। एक बार मेरे हाथ ला जाए तो फिर देखना जिसे कब्र तक पहुंच जाकर चैन से बैठूंगी। हद नफरत से बोली, और फिर अब क्या होगा? राबन अफसोस से बोला, अब आंटी मालिया कह रही थी कि उसका ब्याह तो अब कहीं नहीं हो पाएगा अगर आज ना हुआ तो। हद लब काटती हुई बोली, ची ची ची, बड़ा बुरा सिस्टम है यहाँ का। प्रॉपर मुंह बनाते हुए बोला और हद चौंकी, फिर सड़ता पैर देखने लगी, फिर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट से थोड़ा सा मशकूक हुआ था। राबन, तुम कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? उसका हाथ थामते हुए बोली, ओ मैडम अपने हाथ में रो, करता हूँ मोहब्बत तुमसे, लेकिन पकीजा वाली। हैंडसम हो लेकिन शर्म करो यार, माहौल तो देखो, और तुम तो मेरी पर्सनैलिटी पर मर ही गई हो। रॉबन हैरत से बोला, इडियट, तुमने मेरा टेस्ट ऐसा समझा हुआ है तुमने? मेरी बात सुनो, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो आज इसी वक्त मैं तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ दूंगी। वो धमकी देती से खींचती हुई कोने में लेकर गई थी। रॉबन ने उसे साकत नजर से देखा। दूर से वो दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे मनाने में कामयाब हो गए थे। उसने जैसे ही सबसे बात की, सबने बहुत से इख्तलाफात उठाए, लेकिन आलिया ने गौर से दूर खड़े हुए हैंडसम नौजवान को देखकर हाँ कर दी थी। वो कत्ल कर देने वाली नजर से अम्मा भी बनी हुई हद को घूरा था और हद ने सबको बनाकर दम लिया था। मिर्जा वकार वल्द वकार अली आपका नका अब्रास अहमद वल्द शहरियार अहमद के साथ सीकर राजुल वक्त 20 लाख रुपए तय पाया है। क्या आपको ये नकाह कबूल है? मौलवी साहब उसके पास 1 घंटे बाद आए थे। वो हैरत से अपने माँ बाप को देखने लगी। आलिया ने उसे कबूल है कहने का इशारा दिया। वो जब्त के गुण बढ़ती हुई बिना अपने हमसफर को जाने कबूल है कह गई थी। सबके मुरझाए चेहरे फिर से हरे हो गए थे। सर, आपके गेस्ट आए हैं बाहर। उनके करीब काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं। मुलाजिम ने जुनैद शराजी के कान में उसे इतला दी थी और जुनैद शराजी जल्दी से हिलाता हुआ हाल की तरफ तेज कदमों से बढ़ा। मीरा किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। वो चुप थी, होंठ साका थे तो नजरें झुकी हुई थी। हद काफ़ी देर से उसके पास बैठी उसे रिलैक्स करती रही, लेकिन मीरा कुछ ना बोली। वो साका से बैठी रही, ना किसी को देखती थी और ना किसी को बात करती। हद गहरी सांस लेते बाहर आई और हद अपने ध्यान में किसी वजूद से जोर से टकराई थी। हद ने संभल कर सर ऊपर उठाया तो अपने सामने खड़े आहान मनव्वर को देखकर जड़ से उससे अलग हुई। शर्म नहीं आती? तुम्हें यूं लड़कियों को पकड़ते हुए गिर रही थी ना, मर तो नहीं रही थी ना जो जड़ से कमर को पकड़ लिया? आइंदा अगर पकड़ा तो हाथ तोड़ दूंगी, उसे गुस्से से सुनाती हुई अपने करीब से गुजर गई थी। जबकि आहान मनव्वर अपनी तरफ मतवजह लोगों से शर्मिंदा हुआ और फिर दांत पीस कर उसकी पूछ को देखने लगा, जिसके दुश्मन को देखकर अपनी जगह पर साकत हुई थी। हर आंखें फाड़े सिर पर खड़ी हस्ती को देखने लगे। होंठों पर हाथ रखे वो बेयकीनी से जुनैद हदर के साथ खड़े हुए शख्स को देखे थी और साथ ही रहमान साहब भी थे। ब्लैक टूपी सूट, ब्लैक ग्लासेस, गरीबान में अटके हुए मजबूत कलाई में गोल्डन की चमकती हुई वॉच बांधे वो कोई और नहीं जिसदिल अहमद था और हुर्द हैरत से जता थी। जबकि मारू को उससे हाथ मिलाते हुए देखा। उफ, ये इंसान यहाँ क्यों आ गया है? अगर उसने डैड को बता दिया तो? हद बेयकीनी से उंगलियां मरोड़ते हुए बड़बड़ाई थी, नहीं बताएगा हद, उसने तुम्हें खुद मना किया था किसी को भी बताने से। खुद ने खुद को तसल्ली दी और खुद रहमान अपनी नजरों को लगाम दो, तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है और मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तुम मेरे दुश्मन को यूं आंखें फाड़ देखो। वैसे भी इतना कोई खूबसूरत नहीं है वो जो अपनी जगह पर जम ही गई हो। आहान मनवर की तंजिया आवाज पर उसकी तरफ पलटी, तुमसे मतलब मैं जिसे चाहूँ मर्जी देखो, अभी शादी हुई नहीं है इसलिए मैं जिसे चाहे दे सकती हूँ, और दूसरी बात वो खूबसूरत तो है, और तीसरी बात वो तुम्हारा दुश्मन है। मीरा ने वो तन से बोलते हुए फिर से उसे देखने लगे जो वॉच पर टाइम देता हुआ उनसे इजाजत ले रहा था। जुनैद साहब सा हिलाते हुए नीचे लेकर उतरे थे और हद का दिल धड़का। वो उसी की तरफ आ रहा था और हद ने थोड़े फासले की कदम की दूरी पर उसकी आंखों पर ग्लासेस लगाए थे। उसके पास से बिना उसे देखे किसी हवा के झोंके की तरह गुजरा था और हद पे साता पलटी, लेकिन वो तेज कदमों से बाहर निकल गया था। मुझे देखा तक नहीं, मगरूर इंसान ने, हर दिल में गुस्से से बड़बड़ाई। हद रहमान चला क्या है वो? आहान ने उसे घुटते हुए मुखातब किया, जिस पर वो संभली। मैं उससे नहीं, सामने लगी वॉच पर टाइम देख रही थी, और हर जल्दी से कहती सफूरा बेगम के पास चली गई। जबकि आहान मनवर तरन से उसकी कलाई पर नफीसी बांधी वॉच को देखता हुआ दांत पीस कर रह गया था और फिर पलट कर रहमान साहब की तरफ बढ़ा। अभी रुखती रहने देते हैं, मुझे थोड़ा वक्त दें। कोई ज़रूरत नहीं है वक्त देने की, मेरा मतलब है रुखती में देरी की। तुम दोनों ऐसे एक दूसरे को जल्दी समझ सकोगे। हर उसके बोलने से पहले ही जल्दी से इसकी बात काटती हुई बोले,
रॉबर्ट ने दांत पीसे थे, जबकि मारिया बेगम और सफूरा बेगम ने हर्ट की हाँ में हाँ मिलाई थी। हर्ट शाता मुस्कुराहट से रॉबर्ट को देखने लगे। आंटी, बहुत अमीर है आपका सन इन लॉ, इसकी बहुत सी फैक्ट्री है अमेरिका और जर्मन में। वो मारिया बेगम को सुनाती हुई आलिया बेगम से बोली, और मारिया बेगम ने हैरत से रॉबर्ट को देखा। रुखसती शादी हो जाए तो बेहतर है बेटा, ऐसे कोई किसी को बात करने का मौका नहीं मिलेगा। आपकी दफा वकार साहब बोले थे, और रॉबर्ट गहरी सांस खारिज करते हुए सही लग गया। हर्ट मुस्कुराई। वो बहुत खुश थी अपने दोनों फ्रेंड के लिए। मीरा ने हैरत से अपने साथ बैठे हुए रॉबर्ट को देखा। वो तो कोई और समझी थी। ये क्या हो गया उसके साथ? उसकी शादी इस अंग्रेज से कैसे हो सकती है भला? रॉबर्ट ने गुस्से से मीरा को देखा, जो आंखें फाड़े उसको देखे जा रहे थे। मम्मा, ये तो अंग्रेज है ना, मतलब गैर मुस्लिम, फिर मेरी शादी इनसे कैसे कर दी है आप लोगों ने? मीरा हैरत से आलिया से बोली, मोटो अब्रास मुसलमान है, बस उसकी लुक अंग्रेजों वाली है, और रॉबर्ट इसका निक नेम है जो कि उसके फ्रेंड ने रखा हुआ है, क्योंकि अब्रास का मुश्किल नेम उन्हें बोलना नहीं आता था, तो वो उसे रॉबर्ट कहने लगे। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सब उसे रॉबर्ट के नाम से जानने लगे। मीरा को हर से तफसील से बताया, जो साक्षी सबको देखती रही। फिर रुकसी का शोर उठा तो मीरा को सब रॉबर्ट के आरजी कमरे में चौंक रहे थे। हर्ट उसके पास बैठी से समझाती रही। जवाबों पर नाराज नजर से हर्ट को देखती रही। हर्ट, मुझे तुम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे जबरदस्ती इस अंग्रेज शक्ल वाले के पल्ले बांध दिया। ना होती शादी, मैं कोई मर नहीं जा रही थी शादी के लिए, और तुमने ऐसा करके मुझे मेरी नजरों में दो कोड़ी का काट दिया। मीरा ने आंसू रोकते हुए ब्राए हुए लहजे में कहा था, और हर्ट घबराई। मीरा, प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैंने जो भी किया ठीक है। ये लोग ऐसे रिश्ता ढूंढते तुम्हारे लिए गंजे शादीशुदा, जो कि मुझे नामंजूर था। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर सर अंजाम दिया। मुझे तुम दोनों बहुत ही अजीज हो। मैं तुम दोनों के लिए अच्छा ही सोचूंगी, बेफिक्र हो। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, और रॉबिन इस लिपस्टिक की दुकान का पीछा छोड़ देगा। हर दूसरे समझाती हुई आहट में दिल में बोली, हर मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा बेड से उठती हुई स्पॉट लहजे में बोली, और हरदम मुंह से उठती हुई बाहर निकल गई। ये रॉबिन कहाँ गया? उफ, गाड़ी भी नहीं है, लगता है कि बाहर निकल गया लंगूर। हर गुस्से से बड़बड़ाए। रॉबिन रात 1:30 बजे कमरे में आया। वो भी हर्द ने कागज का काट के उसे पागल कर दिया था। उसे धमकी बड़े मैसेज पढ़कर उसे आना पड़ा। वो धीमे कदमों से रूम में आया था, और मीरा कमरे में नहीं थी। वो सुकून की सांस लेता हुआ अपने बेड पर गिरा, लेकिन यह सुकून थोड़े वक्त का ही उसे नसीब हुआ था। हर्द मीरा की कलाई खींचती हुई उसे अंदर ले आए। मीरा, तमाशा मत बनाओ अपने रिश्ते का, अब इसी कमरे में रहो जब तक रॉबिन कोई प्यारा सा तुम्हारे लिए कर नहीं ले लेता। और हर जबरदस्ती मीरा को रूम में लाती हुई बोलती, जब एक कमरे में चली गई थी। वो तो हर से इस कमरे की जलती बुझती हुई लाइट देख ली थी, जो उसे खिंचा कर रॉबर्ट के आरजी रूम में लेकर आई थी। और रॉबर्ट ने दांत पीस कर अम्मा भी बन्नी को देखा था। रॉबर्ट, अब मेरी मासूम फ्रेंड तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वो मीरा को जबरदस्ती रॉबर्ट के साथ बिठाती हुई रूम से भागे। मीरा गहरी सांस लेती हुई लब बीच के थी। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हें हर्द ने मजबूर किया इस शादी के लिए। मुझे भी तुम पसंद नहीं, मुझे सड़ी शक्ल वाले लोग नहीं पसंद है। मीरा ने स्पॉट अंदाज में कहा, जिस पर रॉबर्ट ने गुड़कर से मोटी को देखा। जैसे मुझे तो तुम्हारी शक्ल बहुत ही पसंद है। रॉबर्ट वॉशरूम की तरफ जाता हुआ गुस्से से बड़बड़ाया, और मीरा तकिया दुरुस्त करते हुए बेड के दरमियान में लेट गई। रॉबर्ट ने हैरत से उसको देखा। ओ हेलो मैडम, आप उठना पसंद करेंगे मेरे बेड से? ये मेरा बेड है, आप जहाँ चाहो सो, लेकिन एक बेड पर मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। रॉबर्ट ने उसकी तरफ आते हुए ऊंची आवाज में कहा, जिस पर मीरा ने उस बद लिहाज को घूरा। मैं भी तुम्हारे साथ सोने के लिए मरी नहीं जा रही, तुम कहीं और जाकर सो जाओ, मैं तो यहीं सोऊंगी, और अगर बेड पर आए तो मेरी एक टांगी काफी होगी तुम्हारे लिए। मीरा ने बिना किसी लिहाज के उसे सुनाया, और उसका तकिया तय किया हुआ कमर ओढ़कर धोती बन गई थी। और रॉबर्ट कमर पर हाथ रखे हुए हैरत ज़दा रह गया था। ये क्या हो गया रहा था उसके साथ? वो गहरी सांस लेता हुआ सदमे से खुद से बड़बड़ाया। हर सुबह होते ही पार्क के लिए बाहर निकल गई। वो पॉकेट में हाथ डाले कोई इंग्लिश सॉन्ग गुनगुना रही थी, और कान में हैंड फ्री थे। वो अपने ध्यान में थी जब उस मास्क मैन को देखा, जो रात के हुलिये से उड़ता। बालों को छोटी सी पोनी बनाई, व्हाइट मास्क पहने, वो व्हाइट ब्लैक शर्ट में, ब्लू जीन्स में, वो रफ से हुलिये में था। उसे देख रहा था। वर्द को रात का मंजर याद था, जब वो उसे कैसे इग्नोर किए गुजरा था। वो लाभ बीती उसके करीब से अंजाम बनकर गुजर गए थे। वो नीली में एक मुस्कुराहट लिए हुए उसकी पीछे बढ़ा। मेरे पीछे मत आना, मैं नहीं जानती तुम्हें। अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनकर वह तन कर बोली थी। वो जॉबन उसके पीछे चलता रहा था, जैसे वो उससे नहीं किसी और से मुखातब हो। कम सुनते हो क्या? क्या कहा है मैंने कि मेरे पीछे मत आना, लेकिन डीठू की तरह चली आ रही हो? तुम्हें शर्म है या नहीं? वो गुस्से से उसकी तरफ पलटती हुई बोली थी। वो जॉबन उसके करीब रुका। आप बदला उतारना भी जानती है? वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोला। हट साकत हुई। तुमने बदला लिया है ना मेरे बेटे से, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे जवान बेटे को मौत की घाट उतार दिया। हाय अल्लाह, उसने कितना भयानक बदला लिया है मेरे बेटे से। हट के चारों तरफ किसी के कहे हुए अल्फाज गर्दिश करने लगे थे। वो साकत नजर से उसे देखती हुई कहीं चली गई थी। अपने हाथों कपड़ों पर खून देखते हुए चलाई थी। मैंने उसे मार दिया, वो बड़बड़ाए। जजील हैरत से उसे थाम चुका था।
वो अपने हाथों को देख रही थी और फटी फटी नजरों से, तुम ही मुझे मारोगे, मैं तुम्हारा भी खून काट दूंगी। उसके सीने पर सर रखते हुए अजीब तरह के लहजे में बोलते, हर चुप, एकदम चुप। क्या हुआ है? उसे झंझोड़ते हुए बोला। वो एकदम संभली। कुछ नहीं हुआ, और तुम दूर हो मुझसे। रात कैसे मारू से हाथ मिला रहे थे और मुझे देखकर इग्नोर कर दिया। हाउ कुड यू डू? वह कमर पर हाथ रखती हुई गुस्से से बोली। वो उलझी नजर से उसे कुछ देर पहले का रवैया सोच रहा था। और तुम ठीक हो? उसके सर पर हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से बोला। वो एक लम्हे के लिए चुप हुई और फिर से देखता ही था। और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो सर लहजे में बोला। वो सर झुकाकर खड़ी रही, उसके झुके हुए सर को देखता रहा और फिर उसका हाथ थाम कर चलने लगा। बॉबी के साथ चलती रही। वो उसे अपनी ब्लैक गाड़ी में बिठाता हुआ खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और हर चुपचाप उसके चेहरे तो देती रही। उसे हवेली में ले आया था। जिमी नाश्ता लाओ। वो बाहर गार्डन में बैठा हुआ जिमी को ऑर्डर दे गया था और जिमी सर हिलाता चला गया था। हर तुमने सजदा ली को क्यों मारा? उसे पानी देते हुए स्पार्ट अंदाज में बोला। उसने मेरे साथ जाती की थी जब मैं 8 साल की थी, और जब मैं 10 साल की हुई थी तो मैंने उसे चाकू से मार दिया। 1 साल जेल रही, उसके बाद मुलक तय मुलक। वो स्पार्ट लहजे में कहती उसे पत्थर का काट गई थी। वो लड़की क्या थी? वो कौन कह सकता था उसे देखकर कि उसके साथ तो इतना कुछ हो चुका है? वो झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा रेप हुआ था, वो संजीदगी से कहती हुई उसके सामने पड़वा जूस का गिलास उठा गई थी। वो सदमे से 2-3 कदम पीछे हुआ। वो फटी फटी आंखों से उसको देखने लगा, जिसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। वह बिल्कुल स्पार्ट था। वो तो पता कर रहा था कि हद ने क्यों कत्ल किया था इस सजाद शेराजी का। वो तो ख्वाबे भी नहीं सोचता था कि उसकी अजीज हस्ती इतना कुछ सह चुकी है। हद जूस के घूंट लेते हुए उसे देखने लगे। क्या तुम अब मुझे छोड़ दोगे? हद ने मुस्कुराहट से पूछा, जो हिलने तक का काबिल नहीं रहा था। उसे देखकर कौन कह सकता था कि ये इंसान बड़े बड़े मजनू को मौत की घाट उतार चुका है। उसके अल्फाज जज्बी अहमद पर बिल्ली बरसे थे। वो तेज कदमों से बाहर की तरफ भागा था और हर एक झटके से अपनी जगह से खड़ी होती हुई उसके पीछे 2-3 कदम दौड़ी और फिर रुक गई। आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। वो आंसू एक झटके से पहुंचती हुई धीमे कदमों से चलती हुई बाहर निकल गई। तो वो वही हुआ जिसका हद से अंदेशा था। वो छोड़ गया था उसे उसकी सच्चाई जानकर, बिना कुछ कहे सुने। वो उस पार चेहरे से चलती गई। वो आज तक रोई नहीं थी। वो समझती थी कि रोने से इंसान कमजोर होता है। ऐसा उसके नाना कहते थे, जो कि हद से बहुत ही प्यार करते थे। नाना? हाँ। वो आगे होंगे कैनेडा से। वो उसे बड़बड़ाती हुई जल्दी से घर की तरफ दौड़े। असद शेराजी उसके नाना थे, जो कि बाईपास करवाने इंग्लैंड गए हुए थे। वो जब से पाकिस्तान आई थी वो बाहर थे, शायद वो आगे हों। उसे सारी रात जागते हुए सोते हुए गुजारी थी। वो गर्दन मसलता हुआ नीचे से उठा था और बेड हाल था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो लाभ बीचता हुआ बेड पर दराज हुआ। तभी मीरा वॉशरूम से बाहर आई। वो वाइट खदर के सूट में मलबूस थी। रॉबर्ट को बेड पर देखकर होंठ चढ़ाए। मेरा मेरे लिए भी यही रह गया था पूरी दुनिया में। उसकी तो शक्ल ही मुझे जहर लगती है। वो खुद बड़बड़ाई। तुम्हारी शक्ल भी मुझे शहद नहीं, यकीनन जहर ही लगती है। मैं खुद हैरान हूँ कि पूरी दुनिया में ये तोप अल्लाह को मेरे लिए ही मिली थी। शर्म नहीं आती लड़की को तोप बोलते हुए? तोप को तोप ही बोला जाता है मिस मिर्जा वकार। वो तबका बोला। उफ, तुमने तो औरतों को भी पीछे छोड़ दिया है जुबान दराजी में। वो कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से से बोली। सारे कमरे का हशर नशर काट दिया था उसने। हर्ड वो घुटनों के बाद गिरता हुआ हल्के बार चलाया था। आवाज में छुपा हुआ दर्द दरवाजे के बाहर खड़े जिमिन ने भी शिद्दत से महसूस किया था। तुम्हारे साथ ये सब करने वाला का काश वो जिंदा होता तो पूरी दुनिया देखती उस कुत्तों की मौत मरते हुए। उफ, मैं क्या करूं? मैं कैसे इस इंसान को तकलीफ पहुंचाऊं जो तुमने सही महसूस की थी? मैं कुछ नहीं कर सका। मैं कुछ करने के काबिल नहीं रहा। वो हर्ड से मुहातब होता चला आया था। वो इस घर के दरवाजे के सामने काफी देर से खड़ी रही थी, लेकिन दरवाजा नॉक करने में उसे बहुत सी हिम्मत चाहिए थी। इस घर में उसे बहुत अजियत सही थी। वो गहरी सांस लेते हुए दरवाजा नॉक कर गई। काफी देर बाद दरवाजा खुला था। सामने 80 साल एक बुजुर्ग हाथ में छड़ी लिए खड़े थे। वो मुस्कुराते हुए उनके पुरनूर चेहरे को देखने लगी। कैसी है मेरी बच्ची? वो मुस्कुरा कर बोले। मैं ठीक हूँ, आपसे मिलने का दिल किया तो चली आई। आप कनाडा से आ गए, लेकिन मुझे बताया तक नहीं। हद ने लाड़ते उनसे शिकवा किया था। आओ बाहर चले, यहाँ सब जागे तो सब गुस्सा करेंगे तुम्हारी मौजूदगी से। उसकी कलाई थमते उसे बाहर लेकर निकल गया। वो पार्क में बैठे उसे देखने लगे था, जिसका चेहरा आज उन्हें कुछ मुरझाया हुआ लगा था। क्या हुआ बच्चे, आप क्यों परेशान हैं? उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले थे। परेशान तो नहीं हूँ नाना जी, बट मैं सोचती हूँ कि उस दुनिया में हर तरह का कोई अपना ऐसा है जिसका बहुत ही अपना हो। उसका हाथ थामते भी बोले थे। वो मुस्कुराया। बेटा, अल्लाह है ना, उसके होते हुए ये आर्जी सहारे नहीं ढूंढने चाहिए। उसका साथ मांगना चाहिए जो अब्दी है। उन्हें उसका चेहरा बागोर देते हुए नरम लहजे में कहा। वो मुस्कुराई। हाँ, उसका सहारा अब्दी है। पता है क्या नाना जी, मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी के कोई नाज नहरे उठाए, उसे अपने हाथों से खाना पकाकर खिलाए, उसकी ढेर सारी बेतुकी बातें सुने। वो मुस्कुराकर चिरारा से बोले। वो जवाबन मुस्कुराए।
ایسے ہی مسکراتے رہا کرو، یقین کرو آپ مسکراتی کھلکھلاتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ وہ محبت سے بولے، آپ مما کو مت بتانا کہ میں آپ سے ملنے آئی تھی، وہ ہم ہوا غصہ کریں گی۔ حد نے آئس کریم خریدتے ہوئے کہا تھا، کیا آپ نہ کہتی تو میں سفورہ کو آپ کے بارے میں بتاتا۔ وہ سنجیدگی سے بولے، وہ جواباً آئس کریم کی بائٹ لیتے ہوئے نفی میں سر ہلا کے وہ اسے آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ سجاد، تم نے حد کی زندگی خراب کر دی۔ نفس کے بہکاوے میں آ کر وہ تعصب سے بولے، اور سجاد ان کے بھائی کا بیٹا تھا، سفورہ کا رضائی بھائی۔ نانا ایک بائٹ۔ وہ آئس کریم ان کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے شرارت سے بولی۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا کے جس پر وہ کھلکھلائے۔ دور کھڑی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا وجود اس کی شرارت پر ہنسا تھا۔ حد، خدا کرے تم ایسے ہی کھلکھلاتی رہو، دل سے دعا دی تھی اس نے، لیکن کچھ دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں۔